ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे जिसको हम जानते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के नाम से। अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहो तो पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि यह पूछा कहां जाता है। तो यूजुअली जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन होते हैं वो एल्कीन्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो मेजर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए पहले जो आप यूज करोगे यहां पे, वो होना चाहिए एल्कीन की स्टेबिलिटी का। अगर आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी नहीं पता है तो आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं बता देता हूं आपको क्विकली कि एल्कीन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हम उसके बारे में दो चीजों से बात कर सकते हैं। पहला, सिस या ट्रांस नेचर ऑफ एल्कीन, और दूसरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप जानते हो कि जो ट्रांस एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हमारे पास में हम ट्रांस एल्कीन के बारे में देखें तो जो दो ग्रुप्स हैं वो एक लार्जर डिस्टेंस पे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, वेयर एज अगर हम वहीं पे सिस एल्कीन ले लें तो उसमें जो दो ग्रुप्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। तो दीज कैन इंटरैक्ट विद वन अनदर। हेंस हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी एक्चुअली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। दूसरी चीज, अगर हम कभी भी ऐसा देख लें कि हमारे पास में कोई ऐसी एल्कीन्स हैं जहां पर हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो वहां पर भी हम एल्कीन स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें इन दो एल्कीन्स का, तो इन दोनों एल्कीन्स के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप पहली एल्कीन में देखेंगे तो आपको यहां पे और यहां पे इन दोनों कार्बन आइटम्स पर जो हाइड्रोजन लगी हुई हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स दिखाई देंगी। तो आपको पता है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है। तो हम बोलेंगे कि इस कंपाउंड में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं दूसरी एल्कीन को देखूं तो इसमें मुझे इस कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन्स मिलेंगी वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगी। तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दूसरे वाले कंपाउंड में केवल क्योंकि 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है तो हम ये बोल देंगे कि जो पहली एल्कीन है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सेकेंड एल्कीन। अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए कि दो एल्कीन्स हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन सेम है बट डिफरेंस है सिस एंड ट्रांस एल्कीन का, तो आप जानते ही हैं, आपको मैंने अभी भी बताया है कि ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, सिस एल्कीन कम स्टेबल होगी। अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आप जानते ही ऑलरेडी, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको बार बार वीडियोस को खंगालना ना पड़े। तो लेट अस से कि मेरे पास एक एल्कीन है ये वाली और एक एल्कीन मैंने बना दी है ये वाली, और हम इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना चाहते हैं। तो आप सिंपली देखिए, जो ये वाले कार्बन एटम्स हैं जो एल्कीन वाले कार्बन से लगे हुए हैं डायरेक्टली, उनको आप अल्फा कार्बन बोलेंगे और उन पे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगी, 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखेंगी और 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखेंगी। तो इस कंपाउंड में टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, और दूसरी वाली जो हमारी एल्कीन है उसके अंदर यही दो कार्बन एटम्स अल्फा कहलाएंगे और इन पे जुड़ी हुई हाइड्रोजन्स को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो टोटली हम कह देंगे कि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन्स पॉसिबल हैं। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी हुई? पहली वाली। ये तो बात हो गई एल्कीन स्टेबिलिटी की। अब समझते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आप बहुत ही अच्छे से एक कंसेप्ट से समझ सकते हैं। लेट अस से कि मैं एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है ऑलरेडी वो वीडियो तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए, रेफर कर लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसपे जो वाई एक्सिस है उस पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट अस से कि मेरे पास 3 तरीके की एल्कीन्स हैं। एक एल्कीन है ये वाली, एक एल्कीन है मेरे पास में ये, और एक तीसरी एल्कीन है जो है ये वाली। तो हमारे पास ट्रांस टू ब्यूटीन है, सिस टू ब्यूटीन है और ब्यूटीन 1 है या 1 ब्यूटीन है। हम जानते हैं कि अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल जो एल्कीन है वो A है
ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और वो ट्रांस भी है। बी वाले में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू ए, बट वो सिस है, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ए। एंड जो सी की स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होने वाली है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है एल्कीन्स का वो इस तरीके का चलेगा। अब हमें यहां पर एक चीज और पता होनी चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बट मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम देखें तो वो इनवर्सली रिलेटेड होगी स्टेबिलिटी से। मतलब कि अगर कोई एक कंपाउंड जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जैसे हम अगर सी वाली एल्कीन को देखें तो हमें दिख रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इट इज ऑन अ हायर लेवल ऑन द वाई एक्सिस। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, तो जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में उतना नीचे दिखाई देगा। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने इन तीनों कंपाउंड्स को हाइड्रोजनेट करने की कोशिश करी, या मैंने तीनों को H2 जो है प्रोवाइड किया। तो तीनों को H2 प्रोवाइड करने पे हमें सेम एल्केन मिलेगा, क्योंकि जो एल्कीन्स होती हैं उनको हम हाइड्रोजनेट कर सकते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटेन, जिसको हम सिंपली एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों में से कोई सी भी एल्कीन ले लें और उनका हाइड्रोजनेशन करने की कोशिश करें तो हमें सेम एल्केन देखने को मिल रहा है, एन ब्यूटेन। बट क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं, तो हम ये देखेंगे कि पहली जो एल्कीन है, जो ए एल्कीन है, उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, मैं अगर इसको देखना चाहूं तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं एक बार। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसके अंदर, इसकी वैल्यू कम है। कैसे पता कम है? भाई आप वाई एक्सिस पे इसको कंपेयर करने की कोशिश करिए, केवल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। बी वाली एल्कीन में देखिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी ज्यादा एनर्जी, मतलब इतने लेवल की एनर्जी रिलीज हो रही है। सी वाले में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कहां हो रही है? सी वाले कंपाउंड में। तो हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, या हाइड्रोजनेशन करने पर वो एल्कीन कितनी एनर्जी रिलीज करती है वही उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। अगर हम यहां पे जनरलाइजेशन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज्यादा है, इफ द स्टेबिलिटी इज मोर then we will say if the stability is more then we will say that the heat of hydrogenation will be less. So we should know that stability और heat of hydrogenation का inverse relation चलता है यहां पे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो भी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में नीचे दिखाई देगी, जैसे कि हम लोग ए वाले को ले रहे हैं। जो ज्यादा स्टेबल है वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में नीचे है और उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो भी कम है। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि जो सबसे अनस्टेबल एल्कीन होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको हाइड्रोजनेट करके जब नीचे आना होगा तो उसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। हेंस उसकी एनर्जी जो होगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट हमें बताता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। यहां पे मैं जस्ट एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा लास्ट में। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कहीं पर आपके पास में ऐसा कंपाउंड दे दिया गया है, लेट अस से कि आपके पास एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। उसने आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड पूछा है या सिंपल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। अगर उसने सिंपल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर डायरेक्टली पूछ रखा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज आप दोनों पाई बॉन्ड्स को हाइड्रोजनेट कर रहे होगे। तो हर एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी और दूसरे वाले में भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो दोनों एड अप हो जाएंगी और हम लोग बोलेंगे कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो ज्यादा होगी। हम सिंपली ये कहें कि जो अगर नॉर्मली हमसे सिंपल ये पूछा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है इन दोनों में से, तो जिसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। बट अगर ऐसा पूछ लिया जाता कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड किसमें ज्यादा है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जस्ट इसके बाद वाला वीडियो वही होने वाला है, तो प्लीज आप उसको चेकआउट कर लीजिए, आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। बट समराइज अगर करना चाहें तो हमने सिंपल ये पढ़ा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन एल्कीन के ऊपर पूछा जाता है,
एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो स्टेबल है वो नीचे की तरफ आएगा, जो अनस्टेबल है वो ऊपर की तरफ आएगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना नीचे रहेगा और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी उतनी कम होगी। जो अनस्टेबल है वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ऊपर होगा और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी। तीसरी चीज, अगर हम किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा देख रहे हैं तो सीधी सी बात है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा आएगी। मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।